सो हेलो एवरीबॉडी, लेट्स गेट स्टार्टेड विद अनदर लेक्चर। और इस लेक्चर में बहुत ही हम अच्छी चीज़ें सीखेंगे, राइट? सो अगर तुम मशीन लर्निंग सीख रहे हो और सिर्फ मॉडल ट्रेन करना ही एमएल समझते हो तो तुम बहुत ही गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। सो रियल एमएल इंजीनियरिंग मॉडल से स्टार्ट नहीं होता, वो स्टार्ट होती है प्रॉब्लम समझने से। आज मैं तुम्हें एक ऐसा एमएल पाइपलाइन सिखाऊंगा ना, जो सिर्फ ट्यूटोरियल तो नहीं है, ठीक है, बल्कि इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, राइट? तो जैसे मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए तो बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ। जैसे प्रोजेक्ट बनाते बनाते लोग कुछ चीज़ें सीखते हैं, तो जब एंड रिजल्ट पे आप जो चीज़ें सीख जाते हो वही आप सीख लो डायरेक्टली। गलती करने से अच्छा है गलती से सीख लो, राइट? सो एमएल पाइपलाइन में बताऊंगा कैसे करते हैं, क्या करते हैं, क्यों करते हैं, ठीक है? प्रॉब्लम डिफिनेशन कैसे करते हैं, डेटा कलेक्शन कैसे किया जा सकता है, और ईडीए के अंदर डिप डाउन हम करेंगे थोड़ा और, ठीक है? तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, चलो स्टार्ट करते हैं। सो देखो, ये चूंकि मैंने ऊपर वाले लेक्चर में सारे कॉन्सेप्ट, सारे एक एक पॉइंट समझा दिए थे बहुत ही शॉर्ट में। अब मैं उस चीज़ के अंदर डीपली घुस रहा हूँ, राइट? तो स्टेप वन हम क्या करते हैं, कभी भी हमारे पास बहुत सारा डेटा सेट रहता है ना, बहुत सारा इनफाइनाइट डेटा सेट रहता है। कोई भी डेटा सेट पर हम अगर काम करते हैं तो बहुत ही तरीके से काम करना होता है उस डेटा सेट पर, राइट? सो हम स्टेप वन पे हम क्या करते हैं, हमेशा कोई भी डेटा सेट देखो तो स्टेप वन पे हमारा यही होता है कि और सबसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना है प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, राइट? प्रॉब्लम को ट्रांसलेट करना है एमएल लैंग्वेज में। तो स्टेप वन होता है कि प्रॉब्लम जो भी हमें मिले, प्रॉब्लम जो भी हमें मिले उसे मैं एमएल में ट्रांसलेट कर दूं, राइट? एमएल में ट्रांसलेट कर दूं, ठीक है? जैसे मैं एग्जांपल, एक रियल टाइम एग्जांपल लूं, तो जैसे मेरे पास एक बैंक को पता करना है कि कौन लोन डिफॉल्टर है, ठीक है? मेरे पास कोई लोन का डेटा सेट आया, मेरे पास लोन डॉट सीएसवी का कोई डेटा सेट आया, ठीक है? उसमें बहुत सारा कॉलम्स बना हुआ है, ठीक है? कॉलम से क्या बना होता है, इनपुट में मेरे पास मान के चलो इनकम होगा, ठीक? उसके बाद हमारे पास क्रेडिट स्कोर होगा, ठीक है? उसके बाद हमारे पास लोन हिस्ट्री होगा, ठीक है? अब इस चीज़ से हमें पता करना है कि भाई कौन डिफॉल्टर है और कौन डिफॉल्टर नहीं है, ठीक है? तो समझ रहे हो आप, हम इस चीज़ को क्रिटिकली थिंक कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास जो डेटा है उसको पढ़ना आना चाहिए, ठीक है? जितना अच्छा डेटा होगा उतना अच्छा एमएल मॉडल होगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि मॉडल बनाना है तो आप डेटा की कोर अंडरस्टैंडिंग रखो। डेटा अगर अच्छा होगा, डेटा के बारे में आप जान रहे हो, तो बहुत ही अच्छा मॉडल बनेगा, ठीक है? तो पहला चीज़ हमारे पास आता है कि अगर मैं क्रिटिकल थिंकिंग लेयर, अपने थिंकिंग पर्सपेक्टिव से मैं अगर थिंक करूं कि हाँ भाई मेरे को करना है, तो मैं कैसे अप्रोच करूंगा कोई भी हमारे पास डेटा सेट है उसको लेकर। तो हम तीन तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। पहला, मैं ये पता लगाऊंगा कि ये जो मेरा डेटा सेट है क्या वो क्लासिफिकेशन के अंदर आता है, या वो जो डेटा सेट है क्या वो रिग्रेशन के अंदर आता है, या क्या वो क्लस्टरिंग के अंदर आता है, ठीक है? तो ये चीज़ है। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं कि अगर मेरे पास कोई भी डेटा सेट है, ठीक है, अब वो मेरे पास क्लासिफिकेशन कब इस्तेमाल करेंगे और रिग्रेशन कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखो बेटा, अगर मेरे पास आउटपुट अगर डिस्क्रीट हो, अगर फिक्स क्लासेस में हो, जैसे मैं बोलूं कि स्पैम डिटेक्शन, तो यहाँ पे वैल्यू कंटिन्यूस नहीं है, यहाँ पे कुछ यस और नो वाली चीज़ें चल रही है, राइट? मैं बोलूँ अगर स्पैम डिटेक्शन के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पे यस स्पैम होगा या फिर नो स्पैम होगा, राइट? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक क्लासीफाई कर रहा है, तुम एक क्लासिफिकेशन के रेंज में आ रहे हो कि स्पैम वाले यहाँ पे और नॉट स्पैम वाले यहाँ पे, राइट? तो ये दोनों चीज़ ही अलग अलग क्लासिफिकेशन के हिसाब से चल रहा है। तो ये चीज़ को कहेंगे हम क्लासिफिकेशन। अभी रिग्रेशन के बारे में बात करते हैं कि जैसे हमारे पास रिग्रेशन है, मेरे पास पहले था लोन का डेटा है मेरे पास, तो 10,000 से 20,000 के बीच में अगर मैं बोलूँ, 20,000 से 30,000 के बीच में बोलूँ, तो सी यहाँ पे कोई हमारे पास एक कंटिन्यूस क्लासेस है, कुछ नंबर टाइप्स का है, ठीक है? समझ में आ रहा है? ये चीज़ नंबर टाइप्स का है, कुछ क्लासिफिकेशंस नहीं है, ये रिग्रेशन है, ये कंटिन्यूस नंबर के हिसाब से आ रहा है, ठीक है? तो इसमें हम कहेंगे ये रिग्रेशन के हिसाब से काम कर रहा है। क्लस्टर्स हम बनाएंगे, आगे पढ़ेंगे क्लस्टर्स, अभी थोड़ा मैं बताऊंगा, थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, इसलिए क्लस्टर हम आगे वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, राइट? चलो, इतना हुआ। तो हम पहले क्या करते हैं कि हम प्रॉब्लम को समझते हैं, हमें डिफाइन करना आना चाहिए प्रॉब्लम को, ठीक है? ये पहला, ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, सो हमने पढ़ा कि क्लासिफिकेशन, अगर हमने बोला कि हमारे पास कोई प्रॉब्लम डेफिनेशन है तो हमारे पास तीन क्रिटिकल थिंकिंग लेयर आएगी। कैसे आएगी कि मैं सोचूंगा कि क्लासिफिकेशन है या प्रॉब्लम, दूसरी चीज रिग्रेशन प्रॉब्लम है, या तीसरी चीज क्लस्टरिंग है। मैं बता दूं वापस से कि क्लासिफिकेशन कैटेगरी डेटा, या फिर कंटिन्यूअस वैल्यू है ये, या फिर ग्रुपिंग की वैल्यू है, ऐसा कुछ, ठीक है? तो ये तीन तरीके से हम प्रॉब्लम को थिंक कर सकते हैं। अब ये पार्ट वन में आता है, मैं पहले ये एक्सपेक्ट करूंगा, ठीक है? दूसरी चीज मैं करूंगा इवैल्यूएशन मैट्रिक्स के हिसाब से, इवैल्यूएशन मैट्रिक्स कि ये लोग करते क्या है, मतलब जो हमारा डेटा सेट है वो काम क्या करता है, मतलब समझ रहे हो? जैसे मैं बताऊं कि डेटा कितना एक्यूरेट है। अब एक और बात बताऊं, जितनी अच्छी एक्यूरेसी होगी जरूरी नहीं है कि वो हमेशा करेक्ट होगा। जैसे मैं बोलूं, अगर मैं दूसरा चीज करूंगा कि एक्यूरेसी कितनी है इस डेटा सेट की, ठीक है?
लास्ट में थोड़ी देर बाद मैं आपको एक अच्छी तरीके से मैं एक बार में अंडरस्टैंडिंग दे दूंगा, अभी थोड़ा ध्यान से सुनो। तो एक्यूरेसी कितनी है, जैसे मैं अगर एग्जांपल लूं तो फ्रॉड डिटेक्शन, ठीक है, इससे पहले एक्यूरेट, अगर मेरे पास जो डेटा है वो एक्यूरेट है तो जरूरी नहीं है कि सारी डेटा करेक्ट हो। अगर मैं बोलूं फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम ना, जस्ट अ मिनट मिटा देते हैं इसको, फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम बोलूं अगर, तो फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम में अगर 99% की एक्यूरेसी आ रही है तो इससे क्या समझ सकते हो, 99% नॉन फ्रॉड है। मॉडल बोलता है सब सेफ है, बट क्या होगा, मॉडल यूजलेस होगा। क्यों, क्योंकि 1% दिक्कत हो रही है, 1% ही फ्रॉड आ रहे हैं, राइट। समझ में आया। तो इसमें हर एक चीज़ थोड़ा सा मतलब हमें देख के चलना होता है। तो मैंने क्या किया, मेरे को डेटा मिला, मैंने पहले क्लासीफाई किया कि क्लासिफिकेशन, मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझा, 3 चीज़ मेरे दिमाग में, क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, क्लस्टरिंग, ठीक है, मैंने उसमें चूज कर लिया। फिर मैंने इवैल्यूएशन मैट्रिक्स पे सोचने की कोशिश की कि ये लोग डेटा करते क्या है, तो उसके हिसाब से मैंने चूज कर लिया। अब तीसरी चीज़ हम करेंगे, बात करेंगे कंस्ट्रेंट, क्या क्या कंस्ट्रेंट है हमारे डेटा सेट में, ठीक है, कंस्ट्रेंट। तीसरी चीज बात है कि कंस्ट्रेंट, कि हमें रियल वर्ल्ड में ये डिसाइड करता है मॉडल कि हमें क्या फास्ट चाहिए, क्या एक्सप्लेनेबल डेटा चाहिए, या बड़ा डेटा सेट चाहिए, ठीक है। अगर हमारे पास चलो फास्ट है, अगर हमें फास्ट चाहिए, ठीक है, तो हमें फास्ट चाहिए तो हम सिंपल मॉडल का इस्तेमाल करेंगे, राइट। अगर मैं बोलूं कि अगर हमें फास्ट चाहिए डेटा सेट, फास्ट चाहिए डेटा सेट, तो हम सिंपल मॉडल का इस्तेमाल करेंगे, राइट। अगर हमें हमारे पास एक्सप्लेनेबल डेटा सेट, एक्सप्लेन बहुत डेटा एक्सप्लेनेबल हो, तो उसमें हम लीनियर या लॉजिस्टिक रिग्रेशन आगे पढ़ेंगे कैसे करेंगे, अभी ऐसे करेंगे, राइट। अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा ह्यूज डेटा है, अगर मेरे पास ह्यूज हुडा कर रहा हूँ, अगर मेरे पास ह्यूज डेटा है तो मैं करूंगा डीप लर्निंग का इस्तेमाल, यस और नो। समझ में आया। तो ऐसे 3 तरीके से मैं सोच सकता हूं, पहला नीश में मैं सोच रहा हूं, ठीक है। दूसरी चीज बात करते हैं हम डेटा कलेक्शन के बारे में। डेटा कलेक्शन के बारे में बात करते हैं। अब आता है सेकंड स्टेप, ठीक है, ये सेकंड स्टेप है हमारा। तुम्हारा मॉडल उतना ही इंटेलिजेंट होगा जितना तुम्हारा डेटा, मैंने क्या बताया था, अगर आपका डेटा बहुत इंटेलिजेंट है, आपका डेटा अच्छा है, तो उतना ही मॉडल तुम्हारा अच्छा होगा, ठीक है। अब इसमें डेटा किस तरीके से होते हैं, पहले हमें डेटा को पहचानना आना चाहिए। तो डेटा 3 तरीके के हो सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, ठीक है। तीसरा होता है टाइम सीरीज, राइट। तीसरा होता है टाइम सीरीज। स्ट्रक्चर डेटा कैसे होते हैं, जैसे हमारे पास कोई भी डेटा है वो टेबल के फॉर्मेट में है, ठीक। दूसरी चीज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कैसे होते हैं, जैसे हमारे पास कोई टेक्स्ट या इमेजेस के फॉर्म में डेटा है, इसको कहेंगे अनस्ट्रक्चर्ड। टाइम सीरीज थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे, जब हम थोड़ा और एडवांस टॉपिक पढ़ेंगे, टाइम सीरीज हम वहां डिस्कस करेंगे, अभी बताऊंगा, कंफ्यूज रहोगे, ठीक है। एग्जांपल मैं बताऊं तो एक एग्जांपल लेते हैं हाउस प्रिडिक्शन का। हाउस प्रिडिक्शन में क्या होता है, वैसे बेसिकली हाउस प्रिडिक्शन में हमारे पास डेटा रहता है, जैसे हमारे पास कोई होता है एरिया, उसके बाद होता है लोकेशन, उसके बाद होता है रूम्स, राइट। तो हमें प्रिडिक्ट क्या करना होता है, हमें टारगेट प्राइस प्रिडिक्ट करना होता है, राइट। समझ में आ रहा है। तो ये मेरा एग्जांपल है कि हमारे पास डेटा को कलेक्ट करने का हमारे पास क्या इनपुट रहना चाहिए, क्या आउटपुट होना चाहिए, राइट। तो डेटा कलेक्शन में ये आ जाता है। अब इसमें बहुत सारी चीजें जो कि इस्तेमाल होती है, अब इसी डेटा कलेक्शन में बहुत सारी चीजें इस्तेमाल होती है, मैं बताता हूं कि पहला होता है सैम्पलिंग बायस, ठीक है। पहला सैम्पलिंग बायस, तुम्हारा डेटा रियल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है या नहीं। जैसे मैं बोलूं कि अगर मेरे पास कोई दिल्ली का डेटा है तो बॉम्बे में तो फेल हो ही जाएगा ना, बोलो, बॉम्बे में तो फेल हो ही जाएगा ना। जैसे दिल्ली में एक वर्ड है बहुत आम तरीके से बोला जाता है, बट वो बॉम्बे में अगर तुम जाके बोल दो तो वो लोग बुरा मान जाएंगे, राइट। तो यही चीज है कि अगर कोई डेटा दिल्ली का है तो मॉडल बॉम्बे में काम नहीं करेगा, राइट। समझ में आया, ओके। दूसरी चीज ये डेटा लीकेज। अब एक और बात बताओ, यहां पे बहुत ही डेंजरस चीज आ जाती है, जैसे मैं बोलूं कि फ्यूचर का डेटा एक्सीडेंटली ट्रेनिंग में आ जाए, ठीक है। अगर मेरे पास है कि मेरे पास, अच्छा चलो, तुमने फाइनल रिजल्ट फीचर यूज किया है प्रिडिक्शन में, राइट। तो मॉडल जो है ना तुम्हारा आर्टिफिशियली प्रिडिक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, फ्यूचर का डेटा एक्सीडेंटली ट्रेनिंग में आ जाएगा और वो तुम्हारा प्रिडिक्ट करने लग जाएगा। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा मॉडल ही खराब हो जाएगा। समझ में आ रहा है। दूसरा लीक हो जाएगा डेटा, मतलब तुम्हारा जो डेटा फ्यूचर में प्रिडिक्ट होने वाला था डेटा, वो तुम्हारे इसी समय डेटा लीकेज की तरह बहुत ही मिस्टेक, मतलब कि बहुत ही खराब तरीके से लीक हो जाएगा तुम्हारा डेटा, राइट। तो इसको कहेंगे डेटा लीकेज। तीसरी चीज हमारे पास आ जाता है इनसफिशिएंट डेटा। अगर मेरे पास कोई डेटा है, अगर मेरे पास इनसफिशिएंट डेटा है, अगर मेरे पास 5 डेटा है, अब भाई 5 डेटा है तो स्मॉल, ये तो ओवरफिटिंग हो जाएगा ना। मैं बोलूँ स्मॉल डेटा है तो ये अगर 3 डेटा, 3 2 1 400 200 500 प्राइस और नहीं रैंक और प्राइस, अगर मेरे पास ऐसा डेटा है, अगर इस चीज़ को मैं ट्रेन करूं तो बताओ चौथे पे क्या आएगा। तो ये तो लर्न कर लिया ना, मतलब ये ओवरफिटिंग हो गया ना, मतलब मॉडल तुम्हारा याद कर लिया, रट लिया, वो खुद से प्रिडिक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ है, बेटर डेटा को ना अच्छा मॉडल ही बना सकता है, राइट। चलो
अब हम पढ़े थे ईडीए एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के बारे में। अब आता है कि स्टेप जहां एमएल इंजीनियर्स बिगनर्स दोनों ही अलग हो जाते हैं ईडीए में। ईडीए एक ऐसी चीज़ है ना, यहाँ पे तीनों लोग अलग हो जाते हैं, राइट। तो पहले चीज़ आती है, पहला टारगेट वेरिएबल एनालिसिस आता है। जैसे सबसे पहले टारगेट को हमें देखना होता है। जैसे मैं बोलूँ, अब ईडीए के बारे में बात करते हैं, ईडीए के अंदर हम इन डेप्थ में बात कर रहे हैं, ठीक है। पहले हम बात करते हैं कि सबसे पहले हमें देखना है कि टारगेट वेरिएबल एनालिसिस किसे कहते हैं। टारगेट वेरिएबल एक एनालिसिस, ठीक है। तो सबसे पहले टारगेट देखते हैं। जैसे फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम, फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम में 99% अगर फ्रॉड है, ठीक है, 99% सॉरी नॉर्मल है और 1% फ्रॉड है, ठीक है, तो मॉडल क्या हो जाएगा, बायस हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है टारगेट वेरिएबल एनालिसिस। दूसरी चीज हो जाती है फीचर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। हर फीचर का डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। जैसे सैलरी जो है, अगर मैं सैलरी का ग्राफ बनाऊं, मान के चलो मेरे पास, इसमें देखता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन देखना है हमें, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, ठीक है। तो हर फीचर का डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। जैसे मैं बोलूँ अगर सैलरी, ठीक है, तो सैलरी का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो कितना स्क्यूड है, मतलब कितनी तरह झुका हुआ है। तो इसमें क्या होता है, हम इसमें इस्तेमाल करते हैं लॉग ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये इंटरव्यू क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। जितनी चीज़ें मैं अभी बता रहा हूँ, इस वाले लेक्चर में बता रहा हूँ, सारी चीज़ें इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें मैं रियल टाइम इंटरव्यू में अपने लाइक लोगों ने मुझसे पूछा है, ठीक है, मैं किसी से और से पूछा हूँ, राइट। तो ये सारी चीज़ें मैंने बोलता हूँ कि ठीक है, ईडीए में हम कैसे स्टार्ट करें पहले, तो सब बेसिक तरीके से बताते हैं। बट उसके अंदर से मैं पूछूँ तो टारगेट वेरिएबल एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, ठीक है, बायसिंग कैसे हटा सकते हैं, फीचर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हटा सकते हैं, फीचर रिलेशनशिप कैसे हटा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर है, फीचर डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरी चीज़ आती है फीचर रिलेशनशिप, फीचर रिलेशनशिप, राइट। फीचर रिलेशनशिप, अगर फीचर वर्सेस टारगेट का रिलेशन देखा जाए तो अगर एरिया बढ़े, ठीक, तो प्राइस भी बढ़ेगा, राइट। तो फीचर वर्सेस टारगेट रिलेशन, जितना ही ज्यादा एरिया होगा उतना ही ज्यादा प्राइस होगा, राइट। तीसरी चीज उसी के अंदर आता है कोरिलेशन। जैसे मैं बताऊं कोरिलेशन क्या होता है। कोरिलेशन यही होता है, जैसे मैंने बोला कि आइसक्रीम, गर्मियों का सीजन है, ठीक है, आइसक्रीम की डिमांड बढ़ रही है, ठीक, ड्राउनिंग भी बहुत लोगों को हो रही है, ठीक, और इसका कॉस्ट क्या है, समर। मतलब क्या, आइसक्रीम, ड्राउनिंग और समर तीनों को रिलेटेड है। समझ में आ रहा है। तो कितने कारण से, किसके हिसाब से डिपेंडेंसीज नहीं, किसके बढ़ने से क्या बढ़ रहा है, और कौन सी डिपेंडेंसी किस पे डिपेंडेंट है, और किसकी कोरिलेशन मैट्रिक्स किसके नजदीक है, इसको यही कहेंगे, ठीक है। अब चौथी चीज आ जाती है हमारे पास, ये तीसरी चीज थी, ये दूसरी चीज थी, और नहीं दूसरी चीज, ये पहली चीज थी, राइट, ठीक है। चौथी चीज आती है कि मिसिंग वैल्यूज को एनालाइज करना, ठीक है। तो मिसिंग वैल्यूज कितना मिसिंग है, जैसे मैंने बोला कि कोई मेरे पास डेटा सेट है, उसमें बहुत सारी वैल्यू जो होती है मिसिंग होती है। जैसे अगर मेरे पास कोई डेटा है, न्यूमेरिकल डेटा सेट है, ठीक है, तो अगर 1 2 3 समथिंग है, अगर न्यूमेरिकल डेटा सेट है तो मिसिंग वैल्यूज मान के चलो 5 है, तो अब इस 5 को कैसे भरेंगे वो भी हम देखेंगे, इसको मीन से भरेंगे, राइट। और अगर हमारे पास कैटेगरिकल डेटा सेट है तो उसको हम मोड से भरेंगे। तो मिसिंग वैल्यूज क्या है हमारे पास, ठीक है। तो मिसिंग वैल्यूज क्या है, ये चीज हमें दिखाता है कि मिसिंग वैल्यूज एनालिसिस करते हैं। उसके बाद फिर पांचवा होता है आउटलायर डिटेक्शन। जैसे मैंने बोला एग्जांपल कि सैलरी मेरे पास 10 करोड़ रुपए है। अब इसमें चेक करो एरर है, इसमें चेक करो क्या है, एरर है या रेयर केस है। अचानक से 10 करोड़ किसी के बैंक में खट से आ जाए तो बैंक वाले बोलेंगे अकाउंट ब्लॉक्ड। क्यों, ये मतलब रेयर केस है कि अकाउंट में 10 करोड़ रुपए अचानक से कहाँ आ गए, उसी बैंक अकाउंट से, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, जैसे तुम्हारा मान के चलो मेरे साथ कुछ दिन पहले हुआ था, लाइक सम ऑफ द मनी आर क्रेडिटेड इन माय अकाउंट। मैंने बोला कि अरे मेरे पास इतने पैसे, और अचानक से मैंने जब चेक किया तो वो पैसे नहीं थे, वो वापस डेबिटेड हो चुके थे, राइट। क्रेडिट हुआ फिर डेबिट हो गया। तो वो क्या हुआ, अचानक से लोगों को लगा, मतलब बैंक को लगा कि यार ये तो मतलब गलत ट्रांजेक्शन है। क्यों लगा कि अनवांटेड ट्रांजेक्शन है, ये ऐसे इसके ट्रांजेक्शन, इसकी मतलब हिसाब किताब में ये करोड़ों का आदमी नहीं, ये लाखों का आदमी है या हजारों का आदमी है, तो करोड़ों में कैसे खेल रहा है ये। तो वो एक बार चेक करता है कि ये रेयर केस है, ठीक है। तो यही होता है, ठीक है। अब यही चीज होता है, जैसे मैं अगर बोलूं कि कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं, तो एक्यूरेसी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक्यूरेसी को देख सकते हैं, हीट मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं, पांडास के हिसाब से सारी चीजें प्लॉट कर सकते हैं। तो हम इसको देखेंगे, एक प्यारा सा प्रोजेक्ट बना के, कोई भी एक प्रोजेक्ट ले लेंगे और उसके हिसाब से हम बात करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, बाय बाय।